बचा लो दीदी, वरना वरना वो मुझे मार डालेगी। अपने भाई के वीडियो कॉल के इस तरह डिस्कनेक्ट होने पर प्रेरणा की परेशानी और भी ज्यादा बढ़ गई और वो कंबल वाला आदमी जो उसे घूरे जा रहा था, जिसके गले में जिंदा नीला सांप लिपटा था, उसके बारे में भी सोच सोच कर वो परेशान हो उठी। उसने फौरन अपने भाई को उसी नंबर पे कॉल बैक किया और एक बार नहीं बल्कि कई बार उस नंबर पर कॉल किया, लेकिन हर बार इसका एक ही नतीजा निकला, उसकी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। प्रेरणा के दिमाग में अपने भाई का चेहरा घूमने लगा जो उसने अभी अभी उस वीडियो कॉल में देखा था, और उस आदमी का भी जो उसे अपने घर के बाहर दिखा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो जैसे उसके भाई को जबरदस्ती किसी बहुत ही अजीब सी जगह पर कैद करके रखा गया हो, लेकिन वो सांप नुमा नीला निशान जो उसके भाई की गर्दन पर था वो उसे और भी ज्यादा परेशान कर रहा था। सांप के आकार जैसा वो नीला निशान बहुत ही रहस्यमयी लग रहा था और प्रेरणा ने आज से पहले इस तरह की कोई चीज कभी नहीं देखी थी। वो अचानक चौंक उठी क्योंकि उसे ध्यान आया कि जैसा निशान उसके भाई के गले पे था, ठीक वैसा ही जिंदा सांप उस आदमी की गर्दन में लिपटा हुआ था। निशान को दिमाग में दोहराते हुए प्रेरणा ने मन ही मन सोचा, क्या इस आदमी का मेरे भाई की किडनैपिंग से कोई कनेक्शन है? अमृत को बचाने का एक ही तरीका है, अब मुझे किसी भी तरह इस सांप नुमा नीले निशान का राज पता करना होगा और उस आदमी को भी ढूंढना होगा जो मेरे घर के नीचे था, क्योंकि अब ये निशान ही मुझे मेरे भाई अमृत तक पहुंचा सकता है। जहां प्रेरणा एक तरफ अपने भाई तक पहुंचने की तरकीब लगा रही थी, तो वहीं अरण्य ग्राम में राजी, जिसे गांव वालों ने मोहिनी के निर्वाण भवन में भेज दिया था, वो इस वक्त किसी अंधेरी सी कोठरी के फर्श पर लुढ़का पड़ा था। वो धीमे धीमे अपनी आंखें खोलकर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे बस इतना ही याद आया कि जब गांव वाले उसे निर्वाणा भवन के मुख्य द्वार पर छोड़कर वापस लौटे थे, तो कुछ लोग उसे किसी अंधेरी सी सुरंग नुमा जगह में ले गए थे, जहां उसे कोई पेय पदार्थ दिया गया था, जिसे पीने के बाद राजी के दिलो दिमाग पर मदहोशी छाने लगी थी। अपने साथ क्या हुआ, राजी इस बात को याद करने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और किसी लड़की की बहुत ही धीमी और मुलायम सी आवाज आई, उठो राजी, अब एक गुप्त प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसी के साथ बहुत से कोमल हाथों ने राजी को सहारा दिया और उसे बाहर की ओर ले जाने लगी। अधखुली आंखों से राजी ने महसूस किया कि इस वक्त वो बहुत सी लड़कियों से घिरा हुआ है। उनका कोमल स्पर्श और उनके जिस्म से उठ रही भीनी भीनी सी महक राजी बहुत अच्छे से महसूस कर रहा था। धीरे धीरे वो सभी लड़कियां राजी को कमरे से बाहर एक ऐसी जगह पर लेकर पहुंची जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। वहां दूर दूर तक कई जगह संगमरमर के चबूतरे बने हुए थे, जिसके बीचों बीच एक बड़े से तरणताल में लबालब भरा साफ पानी शीशे की तरह चमक रहा था और उसके आसपास से आ रही भीनी खुशबू से अंदाजा लगाया जा सकता था कि कई तरह के इत्र से उस ताल के पानी को सुगंधित किया गया है। राजी अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही हंसती खिलखिलाती वो लड़कियां उसे लेकर ताल के पानी में उतर जाती हैं और ठंडे पानी में उतरते ही राजी को पूरी तरह से होश आ जाता है। उसने देखा कि वो कमर तक पानी में डूबा हुआ है और उसके चारों तरफ करीब 10-12 लड़कियां पानी में अटखेलियां कर रही हैं और स्नान के साथ साथ वो लड़कियां राजी के जिस्म पर तरह तरह के सुगंधित लेप लगा रही हैं, जिससे राजी एक बार फिर से मदहोशी के आलम में डूबने लगा था। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां राजी को लेकर तरणताल से बाहर निकली और उसके गीले वस्त्र उतारकर एक रेशमी परिधान उसे पहना दिया। तभी उन लड़कियों को लगा कि राजी घबराया हुआ है। उनमें से एक ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? ये सुनकर राजी बोले, मैं वो
यहाँ जो भी मर्द आते हैं वो पागल हो जाते हैं, तो क्या मैं भी पागल हो जाऊंगा? उसकी ये बात सुनकर सभी लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और एक ने कहा, नहीं नहीं, तुम पर तो हमारी स्वामिनी मोहिनी जी का आशीर्वाद है, तुम पागल नहीं होगे, तुम तो उनकी खास श्रेणी में हो, तुम्हारी तो किस्मत चमकने वाली है। सभी लड़कियां फिर से हंसने लगीं। फिर वो उसे लेकर एक लंबे से गलियारे से होते हुए एक बड़े से कमरे के पास पहुंची, जिसका दरवाजा इस वक्त बंद था। एक लड़की ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला और हंसते खिलखिलाती उन सभी लड़कियों ने राजी को उस कमरे के अंदर धकेल दिया। राजी के अंदर दाखिल होने के साथ दरवाजा बंद हो गया। कमरे में बहुत ही धीमा प्रकाश फैला हुआ था और यहाँ एक असीम शांति छाई हुई थी। सारा माहौल भीनी भीनी खुशबू में डूबा हुआ था। राजी ने देखा कि कमरे के फर्श पर एक मखमली आसन बिछा हुआ है, जिस पर एक औरत अपनी आंखें बंद किए हुए चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट के साथ बैठी हुई है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि मोहिनी थी। राजी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत का नाम और रहम अरण्य ग्राम ही नहीं बल्कि दूर दराज तक के इलाकों में फैला हुआ है, वो मोहिनी इस वक्त उसके सामने थी। उसके जिस्म पर हल्के नीले रंग का एक बहुत ही खूबसूरत लिबास था। उसके चेहरे पर इस वक्त इतनी सौम्यता बिखरी हुई थी और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। राजी मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी धीमी सी आवाज आई, यहाँ आओ राजे, मेरे पास आकर बैठो। कमरे में मोहिनी की गंभीर लेकिन बहुत ही मधुर आवाज गूंज उठी। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन लोग कहते थे कि वो बंद आंखों से भी सब कुछ देख सकती थी, लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान सब। राजी के जिस्म में एक सिहरन सी दौड़ गई और वो मंत्र मुग्ध सा चलता हुआ मोहिनी के आसन पर ठीक उसके सामने आकर बैठ गया और उसके बैठते ही मोहिनी ने एक झटके में अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में देखकर राजी के दिलो दिमाग में जैसे कोई बिजली सी कौंध गई और वो जैसे सम्मोहित सा हो गया। तभी मोहिनी ने अपने पास रखा हुआ एक चांदी का प्याला उठाकर राजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये भवन का वो दिव्य मिष्ठान है राजी, जिसे हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। लो, मेरे हाथों से इसका सेवन करो। राजी ने देखा कि चांदी का वो प्याला ठंडी और सुगंधित खीर से भरा हुआ है। राजी ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा, मैं और अतिथि? लेकिन मुझे तो यहाँ सबने श्रमदान के लिए भेजा है। ये सुनकर मोहिनी के होठों पर एक मुस्कान खिल उठी और उसने प्याले में से एक चम्मच खीर राजी के होठों से लगाते हुए कहा, तुम हमारे विशेष अतिथि हो राजी, लो इस खीर का सेवन करो। ये सुनते ही राजी ने खीर खा ली। खीर का स्वाद सचमुच बहुत ही अनोखा था। ऐसी चीज राजी ने पहले कभी नहीं चखी थी। राजी के खीर खाते ही मोहिनी की मुस्कान और भी गहरी हो गई और अब राजी को एक अजीब सा एहसास होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका दिमाग शिथिल होता जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके जिस्म में एक रोमांच भी पैदा हो रहा है। इसे देखकर मोहिनी ने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और राजी के चेहरे को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए बोली, तुम्हारे जैसे नौजवान की जगह उस गांव में नहीं बल्कि यहाँ है राजी, और तुम्हारा असली ठिकाना है निर्वाणा भवन। मोहिनी के नाजुक हाथों के स्पर्श से अब राजी के पूरे बदन में चिंगारियां सी छूटने लगी। उसका दिमाग और जिस्म दोनों अब उसकी पकड़ से दूर हो रहे थे, जिसे देख मोहिनी बहुत ही कामुक अंदाज में बोली, खुद को मत रोको राजी, आओ और अपनी सारी लालसाओं को मुक्त कर दो।
ये सुनते ही अब राजी के भीतर का सैलाब सारे बांध तोड़कर पागलों की तरह मोहिनी की उन उंगलियों को छूने लगा, जिसे देखकर मोहिनी अपनी कामुक आवाज में बोल पड़ी, राजी आओ और अपने आप को मेरे हवाले कर दो। अपना ये जिस्म, ये दिमाग, ये वजूद, ये सब कुछ मोहिनी को सौंप दो। आओ राजी, समा जाओ मुझ में। और इसी के साथ मोहिनी ने अपने जिस्म पर पहना हुआ वो नीला पारदेशी परिधान एक झटके में खुद पर से उतार फेंका और धीरे धीरे राजी के कपड़े उतारने लगी। इधर धीरे धीरे राजी की भी आंखें बंद होने लगीं और वो मदहोशी में डूबने लगा। मोहिनी ने उसे बहुत ही हौले से अपने ऊपर खींच लिया और फिर बहुत ही गहराई के साथ उसके होंठों को छूने लगी। फर्श पर बिछे उस मखमली आसन पर राजी और मोहिनी के जिस्म बहुत देर तक ऐसे ही मचलते रहे। पूरा कमरा उनकी गहरी गहरी सांसों से गूंजता रहा। जहां एक और अरण्य ग्राम में मोहिनी राजी को अपने आगोश में समेटे हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर दिल्ली में रुद्र पूरी रात अपने कमरे से डर के मारे बाहर नहीं निकला। उसका दिमाग ये सोच सोच कर फटा जा रहा था कि आखिर वो लड़की कौन है और वो उसकी पुरानी जिंदगी के सारे राज कैसे जानती है। उसे मुझसे क्या चाहिए और आखिर कौन सी डील करना चाहती है वो, जिससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। वैसे रुद्र इस डील के लिए मन ही मन तैयार हो गया था, क्योंकि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन वो बार बार ये सोचकर डर रहा था कि कहीं ये लड़की भी उसे औरों की तरह धोखा देकर अपना काम न करवा ले और वो फूटी कौड़ी के लिए हाथ मलता फिरे। दिमाग में चलती डील के बीचों बीच उसे एक और डर खाए जा रहा था। वो था तुरुक्षिणी का डर। उस लड़की ने बताया था कि तुरुक्षिणी एक अलौकिक शक्तियों की मालकिन है और उसके जिक्र से खुद वो लड़की भी तो डर गई थी। उसके बाद वो रुद्र को अपना विजिटिंग कार्ड देकर चली गई थी। लेकिन रुद्र का दिमाग इस तुरुक्षिणी वाली बात को मानने से बार बार इनकार कर रहा था और उसे बार बार लग रहा था कि वो लड़की उसे किसी खतरनाक खेल में फंसाने की तैयारी कर रही है। वो मन ही मन सोच रहा था कि बेटा रुद्र, तुझे इन सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी, लग जा काम पर। और ये कहते ही रुद्र ने उस कार्ड को एक तरफ रखा और किचन में जाकर अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफी बनाई और फिर अपना लैपटॉप ऑन करके उसके सामने बैठ गया और तुरुक्षिणी रिलेटेड कंटेंट को इंटरनेट पर छानना शुरू कर दिया। इस काम में रुद्र इतना डूब गया कि उसे ये भी नहीं पता चला कि कब उसकी मेड उसके फ्लैट की सफाई करके चली गई और कब चंदू आकर मेड से धोने वाले कपड़े समेट कर ले गया। रुद्र सच में इस कदर डूबा कि उसे सुबह से शाम और शाम से रात का अंदाजा नहीं रहा। तभी अचानक रुद्र को कुछ महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे खिड़की से तेज हवा का झोंका आया हो और फिर इसी के साथ उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके कमरे के पीछे वाले हिस्से में चहल कदमी कर रहा हो। इसे सुनते ही रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए। उसे कल रात वाली घटना फिर से याद आ गई और इसके दिमाग में फिर तुरुक्षिणी का नाम कौंधने लगा। उसने तेजी से सभी दरवाजे खिड़कियों को कस के बंद कर दिया और धीमे धीमे कमरे की सभी लाइट्स ऑफ कर दी और अपना लैपटॉप ऑफ कर चुपचाप खुद को चादर में ढककर आंखें मूंद ली। पर चादर के अंदर सारी रात उसका दिल ये सोचकर धड़कता रहा कि क्या वो तुरुक्षिणी उसके कमरे के आसपास ही भटक रही है। वो रात भर ढंग से सो भी नहीं पाया था कि अगली सुबह बिल्डिंग में उठे तेज शोर से उसकी आंखें खुल गईं। शोर सुनकर रुद्र फौरन बाहर आया तो उसने देखा कि पड़ोस के एक फ्लैट के सामने काफी भीड़ जमा थी। इस पर रुद्र ने एक पड़ोसी से पूछा तो वो बुरी तरह से घबराते हुए बोला, ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, पर लोग कह रहे थे कि कल रात किसी जंगली जानवर ने एक लड़के पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस पर रुद्र ने हैरानी से पूछा, जानवर?
शहर में भला जंगली जानवर कैसे आ सकता है? लेकिन ये कहते कहते रुद्र अचानक रुक गया और एक बार फिर उस आदमी से पूछा, भाई साहब, कहाँ है वो लड़का? इस पर पड़ोसी ने कहा, अभी अभी सिटी हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब है कि वो शायद ही जिंदा बचे। वो आगे कुछ कहते इससे पहले ही रुद्र तेजी से दौड़ता हुआ वहां से अपने रूम में वापस आया और जेब में कुछ डॉक्यूमेंट, आईडी रख बाइक की चाबी लेकर फौरन हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गया। भारी ट्रैफिक के बीच अपनी बाइक को तेजी से दौड़ाता हुआ रुद्र हॉस्पिटल पहुंचा तो उसने देखा उस लड़की की हालत सचमुच बहुत नाजुक है। उसके गले और सीने पर नुकीले पंजों और पैने दांतों के निशान उभर आए थे जो बहुत ही गहरे थे। वो लड़का दर्द की वजह से बुरी तरह कराह रहा था। डॉक्टर और नर्स उसे घेर कर खड़े थी कि तभी रुद्र ने फौरन अपनी आईडी दिखाई और झूठ बोलते हुए कहा, एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई एम अ रिपोर्टर फ्रॉम अ रेप्यूटेड न्यूज चैनल एंड ऑल्सो नेबर ऑफ दिस गाय। प्लीज मुझे इनसे बात करनी दीजिए। डॉक्टर अभी कुछ कह पाता उससे पहले ही रुद्र ने उस लड़के से पूछा, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? लड़का रुद्र को पहचानता था। वो बहुत ही मुश्किल से लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, एक लड़की थी, उसकी लाल आंखें थी और उसकी हंसी कुछ अजीब सी थी और वो लड़की खुद भी अजीब सी थी, बेहद डरावनी। ये बोलते बोलते वो लड़का बेहोश हो गया और अचानक रुद्र के दिमाग में एक धमाका हुआ। यानी वो लड़की की बात एकदम सही थी। ये तुरुक्षिणी सचमुच है। मन ही मन सोचते हुए रुद्र ने खुद से कहा, उसने कहा था कि जब मुझे इन सब बातों पर यकीन हो जाए तो मैं उसे फोन कर सकता हूं। और अब तो मेरे पास इस तुरुक्षिणी वाली बात पर यकीन न करने की कोई वजह ही नहीं है। रुद्र ने फटाफट अपनी जेब में हाथ डाला तो देखा जेब में रखे किसी भी कार्ड में उस लड़की का फोन नंबर नहीं था। वो तेज कदमों से पार्किंग लॉट में पहुंचा और अपनी बाइक भगाते हुए सीधा अपने फ्लैट पर पहुंच गया और दरवाजा खोलते ही सबसे पहले उस कार्ड को हर मुमकिन जगह पर खोजने लगा कि तभी डोरबेल बजती है। रुद्र फटाफट दरवाजा खोलता है तो देखता है सामने चंदू प्रेस किए हुए कपड़ों के साथ एक कागज लेकर खड़ा है और रुद्र को देखते ही बोलता है, अरे भैया ये लीजिए, ये कार्ड था आपकी जेब में, प्लीज भैया अपनी कागज पत्री सब निकाल कर कपड़े दिया कीजिए, कहा है ना दिक्कत होती है हमको। चंदू ने कार्ड पकड़ते हुए रुद्र के हाथ में कपड़ों का ढेर पकड़ा दिया और रुद्र ने भी उसकी बात पर सिर हिलाते हुए कपड़ों का ढेर लिए हुए पैरों से दरवाजा बंद किया और अंदर आकर बेड पर कपड़े पटकते हुए जैसे ही कार्ड को देखा तो अपना सिर पीट लिया, क्योंकि उस कार्ड का एक एक अक्षर धुल कर बह चुका था। आखिर क्या है उस तुरुक्षिणी के हमले की कहानी और अब क्या होगा राजी के साथ और क्या मिल पाएगा रुद्र को उस लड़की का नंबर? जानने के लिए सुने कहानी का अगला अंश सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।